बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सेल्फ हेल्प बुक सीरीज़ और वाइट पेपर एक्सप्लेन में वेलकम। आज जो हमारी फ़र्स्ट बुक है जिसकी हम समरी देखने लगे हैं और उसके हम की पॉइंट्स देखेंगे वो है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल। स्टीवन कोवी की लिखी हुई बुक है और इंतहाई शानदार बुक और लाइफ चेंजिंग बुक भी आप इसे कह सकते हैं कि अगर जो है पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर सबसे बेस्ट बुक निकाली जाए तो आपको वो यही बुक मिलेगी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल। इसके अंदर स्टीवन कोवी जो है वो 7 आदतें जो हैं एक्सप्लेन करते हैं, जो 7 आदतें जो है इंतहाई काबिल लोगों के अंदर जो है वो मौजूद होती हैं और उन काबिल लोगों ने इन आदतों को अडॉप्ट किया होता है। इसी वजह से वो लाइफ में जो है इतना जो है वो आगे गए होते हैं या वो सक्सेसफुल जो है वो हुए होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वो कौन कौन सी हैबिट्स हैं। सबसे पहली जो हैबिट है, हैबिट नंबर 1 जिसको हम कहेंगे वो है बी प्रोएक्टिव। अपने माहौल का कंट्रोल, यानी अपने माहौल जो है उसको कंट्रोल करने को बी प्रोएक्टिव कहा। कि अब माहौल का कंट्रोल क्या है कि देखिए, अब आपने या तो प्रोएक्टिव होना है या रीएक्टिव होना है। अब नॉर्मली हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर क्या होता है कि जब भी कोई इंसिडेंट होगा या जब भी कोई हमें न्यूज़ मिलेगी तो नॉर्मली जो मैक्सिमम लोग हैं वो क्या होंगे, रिएक्टिव होंगे, एक्ट करेंगे उसके ऊपर। अब कैसे एक्ट करेंगे ये उनके ऊपर है कि प्रोएक्टिवली एक्ट करें या रिएक्टिवली एक्ट करें। तो नॉर्मली वो रिएक्टिवली एक्ट करेंगे। जैसे लेट सपोज अगर किसी बिल्डिंग के अंदर आग लग गई तो क्या होगा कि वहाँ पे या तो रिएक्टिव हो सकते हैं लोग कि अफरा तफरी मचाएं और अफरा तफरी के अंदर जो है वो ख़ुद भी अपनी जान भी जो है वो गंवाएं, या फिर प्रोएक्टिव होके वहाँ से निकलने का सोल्यूशन जो है वो सोच सकते हैं। तो ये प्रोएक्टिव हैबिट होनी चाहिए। अब इसमें आप यूँ समझें कि ये 2 सर्कल्स हैं। एक सर्कल जो है वो छोटा है और एक बड़ा सर्कल। अब ये जो छोटा सर्कल है इसको हमने नाम दिया द सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस का। ये आपका वो सर्कल है जिस पे आप असरअंदाज हो सकते हैं इस छोटे सर्कल के ऊपर। और ये जो बाहर का बड़ा सर्कल है ये है सर्कल ऑफ कंसर्न, यानी कि ये जो है आप किसी ना किसी लेवल पे आपको जो है वो कंसर्न ज़रूर है, आपको असरअंदाज ज़रूर हो रहा है आपके ऊपर, लेकिन आप जो है वो इस पे कुछ भी नहीं कर सकते। अब उसकी एग्जांपल यूँ लें कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, ये आपका कंसर्न तो है, लेकिन आप इसमें इन्फ्लुएंस क्या है कि फ़ैन जला लें, एसी जला लें, ये आपका कंसर्न है। ऐसे ही है, बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, ये आपका कंसर्न है। अब आप क्या वापटा के साथ जाके लड़ेंगे? ऐसा पॉसिबल नहीं। तो आप क्या कर सकते हैं, आपका जो इन्फ्लुएंस है वो क्या है कि आप दो लाइट्स जो है बंद कर दें, एक पंखा बंद कर दें, तो आपका बिल कम होगा। यानी आप कैसे लाइफ के अंदर जो है वो रिएक्ट करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और हैबिट नंबर 1 जो है, यानी कि जो बहुत काबिल लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमेशा प्रोएक्टिवली जो है वो एक्ट करते हैं, ना कि रिएक्टिवली। हर चीज़ को अंडरस्टैंड करके अपने इन्फ्लुएंस के सर्कल के अंदर काम करते हैं, उससे बाहर नहीं। बिल्कुल वैसे ही कि जैसे देखें, अगर पानी है तो पानी की जो बोतल है उसको शेक किया जाए तो क्या होगा कि शेक करेंगे तो उसको कुछ भी असर नहीं पड़ेगा, नहीं बेअसर होगा। लेकिन वहीं पे अगर सोडा की बोतल है और उसको जो है आप शेक करें तो क्या होगा कि वो फट जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि सोडा बोतल नहीं बनना बल्कि पानी की बोतल बनना है जो बेअसर होती है। तो इससे क्या होगा, आपके अंदर प्रोएक्टिवनेस पैदा होगी इस प्रैक्टिस के साथ। हैबिट नंबर 2 की तरफ जाते हैं और हैबिट नंबर 2 की बात करते हैं। तो हैबिट नंबर 2 क्या है, एंड इन माइंड, इख्तिताम का सोच कर आगाज़ करना। इसको हम कहते हैं पर्सनल विजन। अब पर्सनल विजन क्या है, आप अगर इसको समझें तो देखिए, एक चीज़ है कि आपने कोई भी काम स्टार्ट किया तो उस काम को स्टार्ट करने से पहले आपके दिमाग में उसका इख्तिताम क्या था, कि आपने उसके इख्तिताम के बारे में क्या सोचा कि भाई इस काम को मैंने कहाँ तक लेके जाना है, कहाँ तक लेके जाना है, ये आपका इख्तिताम है। अब जब आप विजन रखेंगे, पर्सनल विजन, तो पर्सनल विजन के नतीजे के तौर पे क्या होगा कि आप पहले अपना टारगेट सेट करेंगे, उसके बाद जो है आप उसके अकॉर्डिंगली काम स्टार्ट करेंगे। क्योंकि ये जो है ये इफेक्टिव लोगों की हैबिट है। लेकिन जो इफेक्टिव नहीं, वो क्या करते हैं, वो जस्ट ये देखते हैं कि उन्हें काम क्या करना है, वो काम करना देखते हैं, उन्हें ये मालूम नहीं कि उनकी मंजिल क्या है। वो मंजिल का बगैर तयन किए, तय किए कि उन्हें पहुंचना कहाँ पे है, वो स्टार्ट कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि मंजिल को तय करना पहले, कि भाई किस मंजिल पे जाना है, फिर सफ़र शुरू करना। पहले ये तय होगा कि आपने कराची जाना है या पेशावर। अगर कराची जाना है तो आपको उस डायरेक्शन में जो है ट्रेवल करना होगा, अगर पेशावर जाना है तो उस बस के अंदर बैठना होगा। तय ही नहीं है, आप वैसे ही बैठे हुए हैं तो आपको मालूम ही नहीं आपकी मंजिल क्या है। तो इसमें विजन क्या है कि पर्सनल विजन, सबसे पहले अपनी लाइफ का विजन सेट करें और ख़ुद से पूछें कि आज से 5 साल के बाद या 10 साल के बाद जब एक न्यूज़पेपर वाला आपसे इंटरव्यू करने आता है आपकी लाइफ के ऊपर, तो आप उसे क्या बताएंगे,
क्या सोच के आपने स्टार्ट किया, क्या बताएंगे? इसका मतलब आपके पास कुछ होना चाहिए, उसे बताने के लिए एंड इन माइंड का पर्पज़ यही है, यानी कि सेकंड क्रिएशन, कि आप सबसे पहले दिमाग के अंदर फर्स्ट क्रिएशन करें, कि जब फर्स्ट क्रिएशन करेंगे आप दिमाग के अंदर पहले, तो फिर वो सेकंड क्रिएशन हो सकेगी, वरना सेकंड क्रिएशन नहीं होगी। नंबर थर्ड पे जाते हैं, कामों को तरतीब दे के करना, या पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यानी कि पहले जो है उसको पहले रखना और सेकंड को सेकंड रखना। अब पहले को पहले रखने से क्या मुराद हो सकता है? अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट जो है इसमें डिफरेंस करना। अब अर्जेंट क्या है कि अचानक से कोई काम आ गया, और अचानक से जो काम आया, अब इसको ये अर्जेंट है क्योंकि इसको पहले करना है, और जो इम्पॉर्टेंट है जो हमारी लिस्ट के अंदर मौजूद तो है लेकिन अभी वो उसमें हमारे करने के लिए टाइम है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले अर्जेंट को जो है वो सेट करेंगे और फिर इंपॉर्टेंट को, क्योंकि इसकी डेडलाइन अगर 25 तारीख की है, ठीक है, तो 25 तो गुजर जाएगी, लेकिन इसकी डेडलाइन तो कोई भी नहीं, इसको अगर हमने एक माह के अंदर देखना है तो हमारे पास अभी इसका मतलब टाइम है। तो हमें क्या करना है, चीज़ों को तरतीब देना है, यानी टू डू लिस्ट बनाना सीखनी है। अब जब हम टू डू लिस्ट बनाएंगे तो उससे क्या होगा कि हमें ये पता चलेगा कि भाई अर्जेंट क्या है और इंपॉर्टेंट क्या है, किसको कब करना है, किसको काम, यानी कामों को तरतीब देना हमें आएगा, और यही इफेक्टिव लोग करते हैं। ऐसा नहीं कि जो काम पहले आया, जो हमारे पास मौजूद है, उसी को कर दिया बगैर किसी प्लान के। तो प्लान के जो है वो प्लान के बिना जो है लाइफ में कुछ भी नहीं करना। नंबर 4 पे आते हैं, और नंबर 4 हमारे पास जो हैबिट है वो है थिंक विन विन। अब थिंक विन विन क्या है कि अगर हम इसकी बात करें तो इसका मतलब है सबकी जीत या मिलकर जीतना। मिलकर जीतना क्या हो सकता है कि नॉर्मली हमारी सोसाइटी के अंदर जो नाकाम लोग हैं, अगर हम उनकी बात करें, नाकाम लोग क्या करते हैं, ज़िद करते हैं, बुखल करते हैं एक दूसरे के साथ, यानी वो ये चाहते हैं कि अगर वो आगे नहीं बढ़े या वो आगे बढ़ रहे हैं तो दूसरे आगे ना बढ़ सके। मैं ये चाहूँ कि मुझे ये बुक आई है, मुझे इसकी समरी आती है, मुझे चीज़ें आती हैं, मैं दूसरों को क्यों बताऊँ? तो इसका मतलब क्या है, ये एक नाकाम हैबिट है। कामयाब क्या है, अगर मैं सीखा तो मैं दूसरों को भी सिखाऊँ, दूसरों की भी हेल्प करूँ, उससे मेरी लर्निंग भी इंक्रीज़ होगी और दूसरों को भी फ़ायदा होगा। जब मिल के चलेंगे तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसका मतलब ये है कि जो इफ़ेक्टिव लोग हैं वो क्या करते हैं, वो हमेशा मिलकर आगे बढ़ते हैं, दूसरों का फ़ायदा भी देखते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने फ़ायदे का सोचें और अपने फ़ायदे के लिए आगे बढ़ें। नंबर 5 बात करते हैं हैबिट नंबर 5 की। तो हैबिट नंबर 5 क्या है? अंडरस्टैंड, फर्स्ट अंडरस्टैंड देन अंडरस्टूड। पहले समझना फिर समझाना, यानी कि पहले सुनना फिर उसके ऊपर बोलना। अब हमारी हैबिट क्या है, एक बहुत ही बुरी हैबिट है हमारी सोसाइटी के अंदर, और वो हैबिट क्या है कि हम जो सुनते हैं, सुनना जो होता है, जिसको हम कहते हैं कि भाई एम्पैथेटिक लिसनिंग, ये जो एम्पैथेटिक लिसनिंग है ये हमारी बहुत कम हो चुकी है। एम्पैथेटिक लिसनिंग का मतलब होता है बगैर जज किए किसी को सुनना, कि भाई वो हमसे कोई बात कर रहा है तो वो ये नहीं कह रहा कि मेरी बातों को जज करो, बल्कि वो इसलिए कह रहा है कि भाई कि मुझे पहले सुनो, उसके ऊपर फिर सोच के बोलो। तो हम क्या करते हैं, बिना सोचे समझे जो है वो बोलने की हमारी जो आदत है, तो ये हमें क्या करती है, ये हमें नाकाम करती हैं। अगर हम बोलें भी तो हमें क्या चाहिए कि पहले सुने और फिर बोलें, क्योंकि जो इफेक्टिव लोग हैं वो समझने के लिए जो है वो क्या करते हैं, सुनते हैं, ना कि जवाब देने के लिए। तो एम्पैथेटिक लिसनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले चीज़ को समझें और फिर दूसरों को समझाएं। खुद समझ आई नहीं और दूसरों को जो है हम समझाना स्टार्ट कर दें। नंबर 6 की बात करते हैं। नंबर 6 है सिनर्जाइज। सिनर्जाइज क्या है कि जब देखें दो प्लांट एक साथ लगे हुए हैं तो उसके नतीजे के तौर पे दोनों की जो ग्रोथ है वो बहुत जल्दी होगी अगर दो प्लांट साथ हैं। लेकिन अगर यही दूर दूर लगे हुए हैं तो दोनों की जो ग्रोथ है वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता स्लोली होगी। अगर फास्ट ग्रोथ लाइफ में चाहिए तो सिनर्जाइज होकर काम करना पड़ेगा, यानी मिलजुल कर काम करना पड़ेगा, टीम वर्क की शक्ल में काम करना पड़ेगा। अब जब टीम वर्क की शक्ल में काम होगा तो तब ही उस काम के अंदर स्पीड पैदा होगी और वो काम जल्दी से या तेज़ी के साथ जो है वो इख्तिताम पजीर होगा। तो ये हैबिट क्या सिखा रही है कि जो इफेक्टिव लोग हैं वो क्या करते हैं, हमेशा टीम बना के जो है वो काम करते हैं और उनका काम उस तरह जल्दी जो है वो अंजाम को पहुंचता है, ना कि अपनी धुन के अंदर सवार हैं और सब लगे हुए हैं। और लास्ट हैबिट के ऊपर आते हैं। जो लास्ट हैबिट है वो है शार्पन द सा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट हैबिट मैं समझता हूँ। इन 7 हैबिट्स में अगर कोई सबसे इम्पॉर्टेंट हैबिट है, जो सबसे ही की हैबिट है, तो वो क्या है, ज़िंदगी मुसलसल सीखते रहना। क्योंकि जो लोग ज़िंदगी में सीखना छोड़ देते हैं, ज़िंदगी उन्हें बहुत पीछे छोड़ देती है, वो ज़िंदगी में बहुत पीछे रह जाते हैं। अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, एक एक स्टेप आगे जाना है, तो उसके लिए मुसलसल सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी अपने आरे को तेज़ रखना जो है, शार्पन द साग का क्या मतलब है, आरे को तेज़ रखना।
इसकी एग्जांपल यूँ देते हैं कि एक शख्स जो है वो जंगल से गुजरा तो उसने देखा कि एक दूसरा शख्स जो है वो क्या कर रहा है, वो वहाँ पे दरख्त काट रहा है। तो वो उसने पूछा कि भाई क्या कर रहे हो, जो गुजरने वाला था। तो उसने कहा मैं दरख्त काट रहा हूँ। उसने कहा अच्छा। वो शख्स वहाँ से शहर गया, शहर जाके उसने अपने काम वगैरह निपटाए, सारे काम निपटा के जब शाम को वापस आया तो आके देखा वो शख्स जो है वो अभी तक क्या कर रहा है, दरख्त काट रहा है। तो उसने कहा भाई तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा मैं दरख्त काट रहा हूँ। तो उसने कहा तुम सुबह से जो है वो दरख्त काट रहे हो और जबकि मैं इतने काम करके आ चुका हूँ। तो उसने कहा हाँ, बात यह है कि मेरा जो आरा है वो तेज़ नहीं था। तो कहा क्यों आरा तेज़ नहीं करवाया? कहा मेरे पास टाइम नहीं था। तो ये वो प्रॉब्लम है, यकीन मानिए, जो हमारी पूरी सोसाइटी का प्रॉब्लम है। अब उसने सुबह से शाम कर दी उस काम के अंदर, उस दरख्त को काटते हुए, और उसने कहा मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं आरा तेज़ करवा लेता, और दूसरी साइड पे जो दूसरा शख्स था वो इतने ज़्यादा काम करके आ चुका। तो इसलिए हमें ज़िंदगी मुसलसल सीखना है, अगर फास्टली ग्रो करना है तो अपने आरे को तेज़ रखना पड़ेगा। अब इसकी 3 डायमेंशंस हैं कि 3 डायमेंशंस के अंदर हमने अपनी लाइफ को बेहतर करना है। सबसे पहले स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, यानी रूहानी तौर पर हमने अपनी रूह को जो है वो एक्टिव रखना है। वो कैसे होगा? नमाज से होगा, वो स्पिरिचुअलिटी से होगा, वो दीन को सीखने से होगा। मेंटल है, हमें बुक्स मुसलसल पढ़नी है, सेल्फ हेल्प करनी है, इसी तरह सीखना है। जब हम सीखेंगे तो हमारी लाइफ बेहतर होगी, हमारा माइंड जो है वो बेहतर तरीके से सोच सकेगा या प्लान कर सकेगा। और थर्ड पे सोशल या इमोशनल लाइफ है। सोशल या इमोशनल लाइफ क्या है कि हमें अपनी फैमिली को भी टाइम देना है, अपने फ्रेंड्स को भी टाइम देना है, और ज़िंदगी को बैलेंस करके चलना है। ऐसा नहीं कि ज़िंदगी की दौड़ में बहुत तेज़ भाग रहे हैं और हम सब कुछ पीछे रह चुका, और जब होश आए तो बहुत पीछे रह चुके हों। तो इसका मतलब ये है कि ये एक बैलेंस लाइफ जो है वो सिखाता है, सोशल या इमोशनल। तो शार्पन द साज सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लर्न करेंगे तभी आपको ये चीज़ें भी आएंगी, अदरवाइज तो ये भी नहीं आ सकती। तो ये हमारी बुक की समरी यहाँ पे फर्स्ट बुक की ख़त्म हुई। इसको एक दफ़ा दोबारा से रिवाइज करते हैं और फिर क्लोज करते हैं। सबसे पहली बात, जो 7 हैबिट्स हैं वो कौन कौन सी हैं? पहली हैबिट है बी प्रोएक्टिव, यानी कि हमें पानी की तरह होना है, ना कि सोडा बॉटल की तरह होना है। हमें रिएक्टिव नहीं होना, हमें एक्टिव होना है, ठीक है। और हमें प्रोएक्टिव होना है, हमें उसके ऊपर जो है वो कूल रह के रिएक्ट करना है जो भी हमारी ज़िंदगी में मामलात होते हैं। एंड इन माइंड कि कोई भी काम शुरू करें तो सबसे पहले उसका वीएन सेट करें कि भाई उसको इख्तिताम पे कहाँ लेके जाएंगे। उसके बाद यानी कि पहले माइंड क्रिएशन होगी, फिर जो है वो सेकंड क्रिएशन होगी। नंबर 3 पे पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो चीज़ें पहले हैं उनको ज़िंदगी में पहले रखना और अर्जेंट और इंपॉर्टेंट में डिफरेंस करना। नंबर 4 थिंक विन विन, किसी से जेलसी नहीं रखनी बल्कि मिलजुल के जो है चलना है। हमने आगे बढ़ना है, कामयाब होना है तो दूसरे भी साथ में हों। उसके बाद अंडरस्टैंड एंड फर्स्ट अंडरस्टैंड एंड देन अंडरस्टूड, पहले खुद समझना है, फिर दूसरों को समझाना है, पहले सुनना है और फिर जो है उसके ऊपर रिएक्ट करना है। नंबर 6 एनर्जाइज है, यानी कि मिलजुल के टीम वर्क के साथ काम करना है। ऐसा नहीं कि अकेले अकेले काम करें, क्योंकि ग्रोथ इसी तरह से पॉसिबल है। और नंबर 7 है शार्पन द सा, अपनी ज़िंदगी में मुसलसल सीखते रहना है। और 3 डायमेंशंस हैं, स्पिरिचुअल है, मेंटल है और सोशल या इमोशनल डायमेंशन है लाइफ की। ये यहाँ पे एंड हो गई।